हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं पूजा पपिटल ऑफ अकेलेडी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। इनमें से आप हेलो एवरीवन, वेलकम टू कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए तो हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप हमारा कोर्स लेते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाई के वेद आंसर और 100+ मॉक टेस्ट। और ये हमारा कुछ टाइम क्लास का टाइम टेबल है जो कि एट प्रेजेंट में चल रहा है। इसको आप फॉलो कर सकते हैं। 8 PM पर आपकी डेली क्लास होती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को, और आपकी फ्राइडे एंड सैटरडे को होती है आपकी 6 PM पर। ठीक है। और यदि आपके आसपास किसी ने भी हमारा ये कोर्स लेना हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमारा कोड यूज करो, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है। 1 मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। कितना टाइम हुआ? आप सोचते होंगे कि मैं डेली 5 या 7 मिनट लेट आती हूँ, बट है क्या प्रॉब्लम कि जो मेरा ये सिस्टम है उसमें टाइम थोड़ा सा पीछे, मतलब हो सकता है कि 5 मिनट थोड़ा सा पीछे है। और जिस कारण क्या होता है कि यहाँ लाइव का ऑप्शन तभी आता है जब 8, यहाँ मेरे सिस्टम में 8, पूरे 8 PM होंगे तब। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो। यदि मैं क्लास को शेड्यूल कर देती हूँ 7:50 पर, तो हो सकता है कि मैं टाइम पर अपनी, जब 7:50 होंगे तो यहाँ पर 7:56, सॉरी 7:50 होंगे तो हमारे फोन में हो सकता है टाइम से 7:56 हो जाए। हाँ, 8-9 मिनट जो है वो थोड़ा लेट रहता है। चलो, कोई बात नहीं। ठीक है। और कैसे हो बाकी? और कौन है मोहम्मद जी के अलावा? ठीक है, जल्दी से बताओ। और बाकी पेपर 1 की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? ऑडियो वीडियो ठीक है? सब सवालों का जवाब दो और जल्दी से बताओ। और मोहम्मद जी के अलावा कौन है क्लास में? जल्दी से बताओ, फिर स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। आज सिटीजनशिप का पूरा कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेंगे। ललिता जी, ओके ओके। ठीक है। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो आज हम सिटीजनशिप का कंसेप्ट देखेंगे। सिटीजनशिप जो है वो आपकी रेफर करती है लीगल राइट को, जो कि रिकॉग्नाइज बाय लॉ होते हैं और हमें मिलते हैं किस तरीके से, एज अ लीगल मेंबर होने के नाते कि हम क्या हैं, अपने स्टेट के, अपने नेशन के, अपने कंट्री के क्या है, लीगल मेंबर हैं। और उस लीगल मेंबर होने के नाते हमें कुछ राइट मिलते हैं, लीगल राइट मिलते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं कि हमें लीगल राइट मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम सिटीजन हैं अपनी कंट्री के, अपने नेशन के। ठीक है। ये रेफर करते हैं प्रोवाइडिंग अ स्टेट ऑफ पोजीशन टू अ पर्सन। ठीक है। ये जो है वो क्यों मिलते हैं? इस स्थिति में या इस आधार पर हमें दिए जाते हैं कि हम क्या हैं, आपके मेंबर हैं। किसके? अपने स्टेट के। और इट डिफाइन द नेशनैलिटी ऑफ अ पर्सन। ये डिफाइन करते हैं कि नेशनैलिटी ऑफ पर्सन, जैसे कि हम कहते हैं कि हम इंडिया के सिटीजन हैं, तो इंडिया क्या है, हमारी नेशनल, मतलब नेशनैलिटी है। ठीक है, इंडियन। ठीक है। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें काफी ज्यादा प्रोविजन दिए गए हैं। ये हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका सिटीजनशिप का प्रोविजन कहां पर दिया है, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 तक जो है वो कंप्लीट सिटीजनशिप का प्रोविजन दिया गया। ठीक है। और इसके अलावा भी हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें भी हम कुछ देखते हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पर पूछा नहीं गया है, तो हम यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप दिया है उसी को जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अदरवाइज हम हर एक प्रोविजन को डिस्कस करने लगे तो हमारा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो द टर्म सिटीजनशिप जो है वो आपकी रेफर करती है कि आपको कुछ राइट मिलते हैं, आपको इंजॉयमेंट, मतलब आपको कुछ राइट दिए जाते हैं जिसको आप इंजॉय कर सकते हो। इंजॉयमेंट ऑफ फुल मेंबरशिप ऑफ स्टेट ड्यूरिंग विच अ सिटीजन एंजॉय द सिविल, क्योंकि उसको सिटीजन होने के नाते कुछ एक सिविल और पॉलिटिकल राइट जो है वो दिए जाते हैं। और बोथ ऑफ यू में ये कहना चाहती हूँ, दोनों से ही, कि कहीं भी कुछ समझ नहीं आएगा दोबारा से बोल दीजिएगा, दोबारा से रिपीट कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ओके। ठीक है। तो हाँ, बोला है हाउ इज सिटीजनशिप डिफाइन, कि नागरिकता को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो सिटीजनशिप क्या है?
ठीक है। तो सिटीजनशिप क्या है आपकी, सिग्निफाई अ रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड स्टेट, कि हम इंडिविजुअल का अपने स्टेट के साथ कैसा रिलेशन है वो हमें बताती है सिटीजनशिप। ठीक है। और लाइक अ मॉडर्न स्टेट हम देखते हैं कि टू काइंड ऑफ पीपल होते हैं, एक तो आपके सिटीजन होते हैं और दूसरे होते हैं एलियन। सिटीजन कौन हुए, जो कि आपकी इंडिया में, जैसे हम सभी क्या है, सिटीजन है ना, अपनी इंडियन, हम इंडियन है, अपने इंडिया के सिटीजन है। और एलियन कौन हुआ, जो कि आपकी इंडिया में नहीं है और जो कि बाहर से होते हैं, फॉरेनर्स जिसे कहते हैं। ठीक है। या तो आपके जो नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको भी हम एलियन कहते हैं। ठीक है, फॉरेनर जो, ठीक है। तो बोला है कि इन मॉडर्न स्टेट में अभी जो है वो एट प्रेजेंट आपके टू काइंड ऑफ पीपल का हम कंसेप्ट देखते हैं, एक तो आपका सिटीजनशिप, सिटीजन, ठीक है, और आपका एलियंस। ठीक है। सिटीजन जो है वो फुली मेंबर होते हैं, स्टेट के द्वारा उन्हें सिटीजनशिप दी जाती है, एज अ मेंबर उन्हें बनाया जाता है कि हम आप जो है वो स्टेट के मेंबर हैं और वो एंजॉय कर सकते हैं आपके सिविल और पॉलिटिकल राइट। ठीक है। सिटीजनशिप क्या है, आपका आइडिया है, आइडिया ऑफ एक्सक्लूजन है, इट एक्सक्लूड्स नॉन सिटीजन, जो कि आपका एक्सक्लूड करता है किसको, नॉन सिटीजन को। ठीक है। देर आर द टू वेल नॉन प्रिंसिपल है फॉर ग्रांट ऑफ सिटीजन, कि नागरिकता प्रदान करने के लिए दो क्या है आपके प्रमुख प्रिंसिपल हैं, दो आपके महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है। तो आपके क्या है, जस सोली, ठीक है, आपके दो प्रिंसिपल हैं, टू प्रिंसिपल हैं, देखो, जस सोली और जस सेंगोइस। ठीक है, सेंगोनिस। और जस सोली का क्या मतलब होता है, कन्फर्ड सिटीजनशिप हमें किस बेस पर मिलती है, प्लेस ऑफ बर्थ होने के नाते मिलती है। कि हमें सिटीजनशिप क्यों मिली हुई है, क्योंकि हम और हमारे पेरेंट्स, ठीक है, या हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी, उन्होंने यहाँ पर हमारे इंडिया में जो है वो जन्म लिया है, प्लेस ऑफ बर्थ होने के नाते जो है वो हमें सिटीजनशिप मिलती है, तो उसे हम कहते हैं जस सोली। ठीक है। और जल्स सेंगुनिस जो है वो आपको मिलती है ब्लड टाइज। ठीक है। देखो कि प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे कि आपने जन्म लिया, ठीक है, कि हमने जो है वो जन्म लिया यहाँ इंडिया में, तो हमें जो है वो बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर हमें सिटीजनशिप दी जाएगी। और जस्ट सेंगुइनिस में आता है, रेफर करता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ब्लड टाइज, कि हम तो चलो यहाँ, हमने यहाँ जन्म नहीं लिया, मतलब हमने तो आउट ऑफ इंडिया में जाके जन्म लिया, फॉरेन कंट्रीज में, लेकिन हमारे जो आपके, यदि मैं थोड़ा सा पहले गलत बोल गई हूँ तो दोबारा से ध्यान दे दीजिएगा। जस्ट सोली का क्या मतलब होता है कि आपने जो है वो अपनी कंट्री में जन्म लिया, प्लेस ऑफ बर्थ, कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इंडिया है, और आपको इस आधार पर क्या दे देगी, सिटीजनशिप दे देगी। ठीक है। और जस्ट सेंगुइनिस का क्या मतलब होता है कि रिकॉग्नाइजेशन टू ब्लड टाइज, मतलब कि हमने तो यहाँ पर जन्म नहीं लिया, लेकिन हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स, मतलब हमारी दादा दादी, ठीक है, ग्रैंड फादर एंड मदर, वो इंडिया में रहते हैं। ठीक है। और आपको क्या दे दी गई, सिटीजनशिप दे दी गई, किस आधार पर, ब्लड टाइज के आधार पर। ठीक है, रक्त संबंधों के आधार पर। ठीक है, इतना समझ आ गया, ये दो कंसेप्ट समझ आ गए। तो बोला फ्रॉम द टाइम ऑफ मोतीलाल नेहरू कमेटी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू कमेटी का जब टाइम था 1928 में, तो इंडियन लीडरशिप वाज फेवर थी, जो हमारे इंडियन लीडर थे जितने भी, वो किसके फेवर में थे, आपके फेवर ऑफ 18th कंसेप्ट ऑफ जस्ट सोली, किस आपकी सिटीजनशिप दी जाएगी, किस आधार पर दी जाएगी, आपके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर दी जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, कहीं भी समझ नहीं आएगा तो बता दीजिएगा। और रेशियल आइडिया ऑफ जस्ट सेंगुइनिस वाज रिजेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और उस टाइम, ठीक है, उन्होंने बोला कि उस टाइम जब हमने देखा कि हमारे टू प्रिंसिपल हैं सिटीजनशिप के, ठीक है, टू प्रिंसिपल हैं, एक तो आपको क्या मिलेगी, जस्ट सोली, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपको सिटीजनशिप किस आधार पर दी गई, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, जस्ट सेंगुइनिस का क्या मतलब होता है कि आपको सिटीजनशिप किस आधार पर दी जाएगी, आपके ब्लड रिलेशन, ब्लड टाइज के आधार पर जो है वो दी जाएगी। ठीक है। तो जब हमारा मोतीलाल नेहरू कमेटी का टाइम था, ठीक है, और इसलिए बोला उस टाइम जो आपके इंडियन लीडर थे, लीडरशिप थी, ठीक है, वो सारी लीडरशिप किस फेवर में थे कि हम सिटीजनशिप देंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्लेस ऑफ बर्थ जस्ट सोली के आधार पर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद बोला है इस आइडिया को, ये जो जस्ट सेगुइनिस का जो आइडिया था, इसको रिजेक्ट कर दिया आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। ठीक है। फिर बोला है कॉन्स्टिट्यूशन के क्या कुछ प्रोविजन दिए गए हैं,
तो सिटीजनशिप इज लिस्टेड की गई है आपकी यूनियन लिस्ट में, ठीक है। मीन की यूनियन लिस्ट में आपके सिटीजनशिप को ऐड किया गया है। इट मीन्स की यूनियन लिस्ट में मतलब सारा का सारा लॉ कौन बनाएगी? यूनियन बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। मतलब सारी की सारी पावर किसके पास होगी? आपकी सेंटर में होगी, ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और दिस इज अंडर द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ पार्लियामेंट। और ये इसमें क्या है? आपकी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। यदि किसी भी मैटर में कोई भी मैटर आ जाए, मतलब किसी भी तरह का कोई केस आ जाए या कुछ भी हो, मतलब हमें देखो कि कोई नया मैटर आ गया जिस सिटीजनशिप से रिलेटेड, ठीक है, वो कोर्ट में भी पहुंच गया, ठीक है, लेकिन बोला फिर भी इससे रिलेटेड लॉ बनाने की पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दी गई है पार्लियामेंट को कि आप ही जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ बनाओगे, ठीक है। बोला है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है द वर्ड, द टर्म सिटीजन को, बट डिटेल ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ अ पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू अ सिटीजनशिप आर गिवन पार्ट 2। बट इसको डिटेल में दिया गया है आपका आर्टिकल 5 से लेकर आपका 11 तक डिटेल प्रोविजन दिए। सिटीजन जो सिटीजन है ना, सिटीजन उस वर्ड को डिफाइन नहीं किया, लेकिन इसके वेरियस प्रोविजन दिए गए हैं आपके पार्ट 2 जो कि है आपका सिटीजनशिप का कंसेप्ट, जिसमें हम आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक पढ़ते हैं, ठीक है। अनलाइक द अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को कम इनटू फोर्स में आया है, ठीक है, और दीज आर्टिकल जो है वो आर एनफोर्स। और बोला है कि भले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब एनफोर्स में आया? 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स में आया, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके कब तैयार हुआ था? नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया, जब हमने उसको अडॉप्ट कर लिया था, इन्फोर्स नहीं किया था, अडॉप्ट कर लिया था, उसी टाइम जो है वो आपकी सिटीजनशिप इन्फोर्स हो गई थी हमारी इंडिया में, ठीक है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। चलो अब देखते हैं आपका प्रोविजन क्या दिए गए हैं आपके आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 में ये बोला गया है, इट प्रोवाइडेड फॉर सिटीजनशिप ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका कमेंस हो गया, ठीक है, उसी टाइम से आपका सिटीजनशिप जो है वो आपकी लागू हो गई, ठीक है। मतलब सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन थे वो उसी टाइम एप्लीकेबल हो गए। बोला है इसमें संविधान के लागू होने पर नागरिकता का प्रावधान था। यहां पर क्या बोला गया था? देखो अभी जितने भी आपके आर्टिकल आएंगे ना 5 से लेकर 11 तक, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि कहीं कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, लेकिन अच्छे से समझेंगे। कहीं समझ नहीं आएगा दोबारा से पूछो, तिबारा से पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आर्टिकल 5 में क्या बोला है? ऑल दोज डोमिसाइल, जो कि क्या बोला है, या भारत में जन्म लेने वाले सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी। यहां पर देखो आर्टिकल 5 में ये बोल दिया है एक बात कि जितने भी लोगों ने जन्म लिया है ना हमारे इंडिया में, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, ठीक है। फिर सेकंड में क्या बोला? इवन दोस हु वर डोमिसाइल, इवन की ऐसे लोग जो कि बॉर्न इन इंडिया में नहीं है लेकिन वो डोमिसाइल इंडिया में है, मतलब जिन्होंने जन्म तो बाहर की कंट्रीज में लिया है, ठीक है, लेकिन वो डोमिसाइल है इंडिया में। और या तो ये बोल दिया कि यहां तक कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि डोमिसाइल हैं और जो कि भारत में पैदा नहीं हुए, लेकिन उनके पेरेंट्स, उनके आइदर ऑफ दोज पेरेंट्स, उनमें से आपके माता पिता में से कोई भी भारत में पैदा हुआ है तो आपको कंसीडर किया जाएगा कि आप क्या है, सिटीजन है इंडिया के, ठीक है। और फिर है एनीवन हु हैड बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर मोर देन 5 ईयर, और ऐसे पर्सन जो कि आपके मोर देन 5 ईयर तक आपके इंडिया में रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी हम क्या कहेंगे कि वो अप्लाई है, मतलब अप्लाई है, वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, इंटाइटल, ठीक है, वो इंटाइटल है, ठीक है, हकदार है कि वो सिटीजनशिप ले सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। आर्टिकल 5 में आपको सिर्फ ये देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऐसे लोग जो कि भारत में रह रहे हैं और उनका जन्म हुआ है इंडिया में, ठीक है, उनको सिटीजनशिप हम दे देंगे। सेकंड कि ऐसे लोग जो कि डोमिसाइल इंडिया है लेकिन
आपके आउट बॉर्न कहाँ हुए हैं, आपके इंडिया में बॉर्न नहीं हुए, मतलब जन्म उनका जो है वो आपके इंडिया में नहीं, उनके एक पेरेंट्स का भी जन्म जो है आपके इंडिया में हुआ है तो उनको कंसीडर किया जाएगा सिटीजन, किसका, इंडिया, उन्हें नागरिक जो है वो माना जाएगा। और ये भी बोल दिया कि इसके अलावा भले ही उन्होंने, वो इंडिया में भी पहले नहीं रह रहे थे, ठीक है, पहले से उनका जन्म यहाँ पर नहीं हुआ और ना ही उनके पेरेंट्स का जन्म नहीं हुआ, लेकिन वो 5 ईयर तक जो हमारे इंडिया में ऑर्डिनरी रह रहे हैं ना, ऑर्डिनरी रेजिडेंट तरीके से रह रहे हैं, तो वो अप्लाई हो गए, मतलब उन्हें सिटीजनशिप लेनी हो तो वो आपके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतने बात समझ आ गई। अब आर्टिकल 6 में बोला है प्रोवाइडेड राइट ऑफ सिटीजनशिप इज ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, इसमें ये बोल दिया है कि इनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं उनको भी नागरिकता का अधिकार प्रदान किया गया है जो कि भारत से आए, मतलब पाकिस्तान से भारत आए, जो कि आपके माइग्रेट हुए हैं टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से हमारे इंडिया में बाद में आए, उनको भी हम क्या दे देंगे, सिटीजनशिप दे देंगे, उनको भी राइट दिया जाएगा सिटीजनशिप का। देखो इतनी बात हो गई, अब यहां से देखना, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है, जब भी कहीं समझ नहीं आएगा एकदम से बता दीजिएगा, ठीक है। यहां बोला कि सिंस इंडिपेंडेंस वाज प्रिसीडेड बाय द पार्टीशन एंड माइग्रेशन, ठीक है, कि जब हमारे इंडिया में जो विभाजन हो गया था, ठीक है, जो आपका पार्टीशन हो गया था, ठीक है, इंडिपेंडेंस, सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो ठीक है हो गया। फिर आर्टिकल 6 जो है वो ले डाउन करता है एनीवन हु माइग्रेटेड टू इंडिया, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि माइग्रेट हुआ है, ठीक है, टू द इंडिया बिफोर, ठीक है, टू इंडिया, इंडिया को माइग्रेट हुआ है बिफोर आपका जुलाई 1949, ठीक है, इतना समझ आ गया कि हमारा आर्टिकल 6 जो है वो ये कहता है कि कोई भी 19 जुलाई 1949 से पहले भारत में आ गया था, ठीक है, वह स्वचालित रूप से क्या होगा, भारत का नागरिक बन जाएगा यदि उसके माता पिता दादा दादी में से कोई भी भारत में पैदा हुआ है था, ठीक है। नेक्स्ट बोला है बट दोज हु एंटर इंडिया आफ्टर द नीडेड टू रजिस्टर देमसेल्फ, और जो कि इस पर्टिकुलर डेट के बाद हमारे इंडिया में आए हैं, ठीक है, उसके बाद आए हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो नीड है उनको रजिस्टर करने की, ठीक है, तब जाके उन्हें क्या मिलेगी, सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है, उन्हें हम तब जाके सिटीजन कंसीडर करेंगे। अब इतना समझ आ गया 6 में क्या बोला, ठीक है, समझ आ गया ना कि जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था उस टाइम जब एक डेट फिक्स कर गई, ठीक है, 19 जुलाई 1949, ठीक है, इससे पहले यदि आप क्या कर रहे हैं, आ गए हैं अपनी इंडिया में, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिक ही जो है वो सिटीजनशिप दे दी जाएगी, आप ऑटोमेटिक ही क्या बन जाएंगे, सिटीजन बन जाएंगे, ठीक है, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या यदि आपके कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट जो है वो आपके इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो, और यदि वो आप इस डेट के बाद आए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है, इतनी बात। फिर आपका आर्टिकल 7 जो है वो ये कहता है प्रोवाइडेड राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है, कि प्रोवाइड किया गया राइट ऑफ सिटीजन, ठीक है, सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान, जो कि आपके पाकिस्तान में चले गए, जो कि क्या हो गए थे, पाकिस्तान में चले गए थे, उनको भी यदि कहा गया कि यदि आप जो है वो इंडिया के सिटीजनशिप लेना चाहते हो तो ले सकते, ठीक है। बोले दोस्त हु हैड माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, जो कि आपके पाकिस्तान चले गए थे, कब, आफ्टर कब, मार्च 1 मार्च 1947 को, 7 के बाद, ठीक है, आपके 1 मार्च 1947 के बाद जो है वो आपके कहां चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन सब्सिक्वेंटली उनको वहां ठीक नहीं लगा होगा और वो रिटर्न करके मतलब वापस आ गए और दोबारा से रीसेटलमेंट होना चाहते हैं, रीसेटल करना चाहते हैं अपने आप में, दोबारा से जो है वो रहना चाहते हैं इंडिया में, ठीक है, तो उनको जो है वो इंक्लूड किया जाएगा विद इन द सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है।
उनको जो है वो नागरिकता के दायरे में रखा जाएगा, ठीक है, शामिल किया जाएगा। फिर सेकंड कंसेप्ट क्या बोला कि द लॉ वाज मोर सिंपैथेटिक to those who migrated from Pakistan and called them refugee। ठीक है, कि आपने देखा होगा यदि आप इंटरनेशनल लॉ पढ़े, ठीक है, अभी जब आप डिस्कस करोगे या हम समझेंगे या आपने इससे पहले भी अपने स्टडी किया होगा, तो आप जानते हैं जो कि बाहर की कंट्री से आए होते हैं उनको हम रिफ्यूजी कहते हैं, ठीक है। तो उन या कानून उन लोगों के प्रति जो है वो अधिक क्या था, सिंपैथेटिक था, सहानुभूतिपूर्ण था, जो कि पाकिस्तान से क्या कर गए, पलायन करके गए थे, ठीक है। और उन्हें हम क्या कहते थे, रिफ्यूजी कहते थे, ठीक है। और उन लोगों की तुलना में जो भ्रम की स्थिति में पाकिस्तान में फंसे हुए थे और वहां गए थे वो, लेकिन जल्द ही लौटने का उन्होंने फैसला किया, उनको भी हम क्या कर देंगे, सिटीजनशिप दे देंगे, ठीक है। देखो कि ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए बनाया गया है कि वहां उस टाइम जो था वो नया नया आपके देश को आजादी मिली हुई थी, ठीक है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे, ठीक है, और जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, वो उन्होंने अलग अलग प्रोविजन डाले थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से जो है वो आपका लागू हो जाएगा, और बाद में कोई यदि आना चाहे तो आ सकता है और इस तरह से आ सकता है। तो देखो अलग अलग जो आर्टिकल है वहां वहां अलग अलग बात कही है। यहाँ बोला था कि 19 जुलाई 1949 को यह बात कही गई थी कि यदि कोई माइग्रेट हो गया है बाय पार्टीशन के दौरान, मतलब जब हमारी इंडिपेंडेंस मिल गया और पार्टीशन के दौरान आपके कहाँ चला गया, पाकिस्तान में, यदि, ठीक है, पाकिस्तान की यहाँ बात नहीं करी थी, यहाँ पर सिर्फ ये बोला कि जो कि माइग्रेट हुए हैं टू इंडिया में, ठीक है, जो कि आपके इंडिया में आए हैं, ठीक है, ठीक है, और तो उनको ऑटोमेटिक ही क्या मिल जाएगी, आपकी सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है, जिनके या तो कोई भी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो है आपके बॉर्न हुए हैं इंडिया में। तो आर्टिकल 7 में यही बात बोली है कि कुछ एक ऐसे माइग्रेंट है जो कि आपके पाकिस्तान चले गए, ठीक है, पहले तो वो इंडिया से कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए, ठीक है, पहले पाकिस्तान में चले गए, और उसके बाद क्या हो गया कि जब आपका 1 मार्च 1947, ठीक है, इसके बाद यदि कोई बोला है हमारे इंडिया में आया है, सब्सिक्वेंटली पहले गया और दोबारा से रीसेटलमेंट के लिए दोबारा से अपने इंडिया में आ गया, तो हम उनको जो है वो सिटीजनशिप एक्ट के अंदर जो है वो शामिल करेंगे, ठीक है। और उस टाइम ऐसा था कि जो भी लोग पहले पाकिस्तान जाते थे और वापस आते थे तो उन्हें हम रिफ्यूजी कहते थे, ठीक है। समझ आ रहा है, कहीं भी कंफ्यूजन तो नहीं कोई, ठीक है, जल्दी से बताओ। एक्ट का ये कुछ नहीं है, हम जल्दी से समझ लेंगे, फिर हम थ्योरी देखेंगे कि किस तरह से जो है आपका अमेंडमेंट बिल है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल हम फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे, ठीक है। जल्दी बताओ, समझ आ रहा ना, प्रॉब्लम तो नहीं कहीं, नो कंफ्यूजन मैम, ओके। हाँ ललिता जी आप भी बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे को ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा यदि आपको कंफ्यूजन लगे तो मेरे को बता दीजिएगा, वैसे तो आपने यदि पहले से थोड़ा बहुत इसको देखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फिर बोला है प्रोवाइडेड द राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रेजिडेंट आउटसाइड, बोला है आर्टिकल 8 बात क्या करता है, जब हमने अब बात कर ली जो आपके पहले पाकिस्तान चले गए थे दोबारा से इंडिया में आ गए, अब हम क्या देखते हैं आपके आर्टिकल 8 में दिया गया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके भारत के बाहर रहने वाले हैं, जो कि आपके कहाँ के हैं, भारतीय मूल के हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं, आउटसाइड इंडिया में रहते हैं, रिजाइड करते हैं इस टाइम आउटसाइड इंडिया, ठीक है, उनको भी, ठीक है, भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को भी क्या है, नागरिकता का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया कि आप भी क्या करना चाहते हैं, सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक। उस टाइम देखो, उस टाइम जो ना काफी ज्यादा लोग ऐसे थे कि वो बाहर जाते थे, जैसे आपने देखा होगा कि उस टाइम बहुत ट्रेंड था, अभी भी जाते हैं, लेकिन पहले तो क्योंकि हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो था वो थोड़ा अच्छा था, मतलब हम क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा शास्त्र वगैरह की जो है वो विद्या लेते थे, ठीक है, शिक्षा लेते थे, लेकिन जब हमारा इंडिपेंडेंस का टाइम आ गया था उस टाइम तो चलो वेदों
जब ब्रिटिशर आए ना, उसके बाद हमारी जो पहले एंशियंट इंडिया में जो हमारी शिक्षा की नीति थी, जो कि वेदों को पढ़ते थे हम, उपनिषदों को पढ़ते थे, और एक गुरुकुल सिस्टम था, तो वो जो है वो समाप्त हो गया। जैसे ब्रिटिशर आए, उन्होंने जो अपनी इंग्लिश आपकी ब्रिटिशर एजुकेशन जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल करना स्टार्ट कर दी गई, अपना हुकूमत चलाना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा लोग जो है वो अपने इंग्लैंड वगैरह जो है वो बाहर स्टडी करने के लिए जाते थे, फिर कुछ लोग थे, अब यहाँ ब्रिटिशर का राज था, तो कुछ लोग जो थे वो वहां ही रहना चाहते थे। ठीक है, तो या तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि आपके इंडिपेंडेंस के आफ्टर भी जो है वो बाहर सेटल हो गए। ठीक है, जिनका ओरिजिन कहाँ पर था, आपके इंडिया में। देखो आर्टिकल 8 देखो, यहाँ पर ये बोला है, यहाँ प्रोवाइड किया है कि आप उनको भी राइट देंगे सिटीजनशिप का, उन पर्सन को जो कि आपके इंडियन ओरिजिन के हैं, जो कि अभी कहाँ रह रहे हैं, आउटसाइड इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है, एनी पर्सन ऑफ इंडिया, इंडियन ओरिजिन, कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि इंडियन ओरिजिन का है, वो रिजाइड कर रहा है कहां पर, आउटसाइड इंडिया। ठीक है, हु और आइदर ऑफ दोज पेरेंट्स, या तो उसके पेरेंट्स आपके इंडिया से हो, हु बोले, और आइदर दोज पेरेंट्स या ग्रांड पेरेंट्स, इनमें से कोई भी क्या हो सकता है, आपके बॉर्न हुआ है कहां पर, इंडिया में। ठीक है, और तो वो इंडिया कुड रजिस्टर्ड हिमसेल्फ और हर सेल्फ एज अ इंडियन सिटीजन विद इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन। ठीक है, तो बोला है कि भारत में, भारत के बाहर रहने वाले जो आउटसाइड इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन आपके ओरिजिन कहां से हुआ, उनका ओरिजिन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है, मैं कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी में से कोई भी भारत में पैदा हुआ है, भारतीय राजनीतिक मिशन, जो इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन के साथ जो है वो भारतीय नागरिक के रूप में खुद को पंजीकृत जो है वो करवा सकते हैं। वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना चाहे तो वो करवा सकते हैं। यही बात आर्टिकल 9 में क्या बोली है, तो बोला है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है कि इफ एनी पर्सन वॉलंटरली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, यदि कोई पर्सन वॉलंटरली एक्वायर कर लेता है फॉर आपका फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप, तो उसको जो है वो इंडिया का सिटीजन हम नहीं मानेंगे। ये तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से हमें समझ आता है, और काफी अच्छे से हम समझते हैं कि हमारे इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। यदि कोई पर्सन बाहर जाके अदर कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, तो वहां इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अब देखो 10 और 11 देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, यदि आप जो है वो थोड़ा बहुत याद रखना चाहें, वैसे तो इतना सिटीजनशिप से जो है वो बहुत कभी होता है ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए, लेकिन यदि है इंपॉर्टेंस कौन कौन से हैं, तो आपके 5, 6, 7, ठीक है, या तो आपका 8। ठीक है, आपका सेक्शन, आपका सॉरी आर्टिकल 10 जो है वो ये बात करता है, इट सेज दैट एवरी पर्सन हु इज और डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि क्या है, इस भाग के किसी भी पूर्वगामी प्रावधान के तहत जो है वो भारत का नागरिक माना जाता है या समझा जाता है, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ऐसा नागरिक जो वो बना रहेगा। ठीक है, बोला है कि इट सेज दैट एवरी पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको हम डीम्ड कर रहे हैं, जिसको हम मान रहे हैं क्या, सिटीजन ऑफ इंडिया, की वो क्या है, आपका सिटीजन ऑफ इंडिया है, और अंडर एनी ऑफ द फॉर गोइंग प्रोविजन, यदि वो क्या करता है, आपके जो ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं सिटीजनशिप के, उनकी वो पालना करता है, और प्रोविजन दिए गए हैं लॉ के द्वारा, जो कि आपके पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको वो अच्छे से जो है वो उनकी पालना करता है, तो वो क्या बन सकता है, आपका सिटीजनशिप बने रहना, बोला सिटीजनशिप जो मतलब नागरिक जो है वो बना रहेगा। आपका आर्टिकल 11 जो है वो क्या बात करता है, ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि आप किसी भी तरह की जी कि कोई भी सिटीजनशिप से रिलेटेड किसी को भी कोई प्रोविजन बनाना है, तो कोई और गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्लियामेंट बनाएगी, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन की किस तरह से हम एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप को, और किस तरह से टर्मिनेट कर सकते हैं सिटीजनशिप को। ठीक है, तो ये सब दिया गया है आपके आर्टिकल 11 में, कि यहाँ पर पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि किसी भी मैटर से रिलेटेड यदि किसी भी पर्सन ने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिससे उस पर्सन की हम सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकते हैं, तो वो लॉ भी कौन बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी। हम एक्वायर किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी लॉ कौन बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी।
बस ये देखना है कि सिटीजनशिप का कंसेप्ट जो है वो आपका यूनियन लिस्ट में दिया गया है, मतलब सेंट्रल लिस्ट में दिया गया है। यूनियन को पावर दी गई है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि आप लॉ बनाओगे सिटीजनशिप से रिलेटेड। अब 5 से लेकर आपके 11 तक, 5 to 11 जो है वो कंप्लीट सेक्शन डिस्कस हो चुके हैं। किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो जल्दी से बताओ, ठीक है? फिर अपना नेक्स्ट करते हैं, ठीक है? इसको वैसे तो चलो इतना पूछा नहीं गया है, लेकिन ये है कि अब सिटीजनशिप का प्रावधान हम डिस्कस कर ही रहे हैं, प्रोविजन डिस्कस कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, ठीक है? एक्ट एंड अमेंडमेंट्स, ठीक है? एक्ट क्या है आपका? सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो प्रोवाइड करता है कि हम किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप, और डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप और एक्विजिशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है? कि हम किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप को, ठीक है? और किस तरह से ले सकते हैं, किस तरह से हम टर्मिनेट भी यदि हमें किया जाता है तो किस आधार पर किया जाता है। तो ये जो है वो आपका प्रोवाइड करता है, आपका आर्टिकल सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड करता है क्या प्रोविजन, जो कि भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण के लिए प्रदान किया करता है, ठीक है? और यहां पर क्या बोला है कि एक्विजिशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, कि हम किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं क्या सिटीजनशिप, ठीक है? जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। समझ आ गया है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, समझ आ गया ना? ओके, नो डाउट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ बोला है जो अब तो हमने देख लिया ना कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट प्रोविजन। हम थोड़ा सा देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 को। यहाँ पर कुछ एक प्रोविजन दिए गए हैं, 4 वे दिए गए हैं, 4 रास्ते दिए गए, हम उसको अपना के क्या कर सकते हैं, अपना एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप को। तो वो 4 वे क्या है कि जिनसे सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है? बर्थ से, डिसेंट से, रजिस्ट्रेशन से और नेचुरलाइजेशन से। देखो, बर्थ से किस तरह से, देखिए हमने जन्म लिया है अपने स्टेट में, अपनी कंट्री में, तो हमें सिटीजनशिप मिल जाएगी। डिसेंट्स कि हमने तो जन्म नहीं लिया, लेकिन हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब हमारे वंशज जो है वो हमारे इंडिया के, तब भी हमें सिटीजनशिप मिल जाएगी। और यदि हम 5 सालों से ज्यादा जो है वो अपने इंडिया में रह रहे हैं, तो हम एलिजिबल हो गए हैं कि हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपनी, और नेचुरलाइजेशन से भी, ठीक है? तो ये प्रोविजन जो है वो आपके लिस्ट किए गए हैं। दिस द प्रोविजन आर लिस्टेड अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब बर्थ से आपको यही याद रखना है कि बोला एवरी पर्सन, हर कोई पर्सन जो है वो, यहाँ थोड़ी सी डेट्स दी गई हैं जिसको कि कंफ्यूज करने वाली है, लेकिन आपको जो है वो खुद से पढ़ना हो तो आप अपने नोट से पढ़ सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पर दिया गया है, यदि आप बहुत डिटेल में भी पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर बोला गया है कि हर कोई वो पर्सन, एवरी पर्सन जो कि बॉर्न हुआ है इंडिया में आफ्टर कब? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स में आया था। बट इससे पहले कब? आपको 1 जुलाई 1987, 87 से लेकर आपका कब? सॉरी, आपका 26 जनवरी 1950 से लेकर आपका 1 जुलाई 1987 तक कोई पर्सन जो है वो बॉर्न हुआ है इंडिया में, ठीक है? और इंडियन सिटीजन के आधार पर उसके पेरेंट्स को क्या मिली है? नेशनैलिटी मिली है, सिटीजनशिप मिली है, तो उसको जो है वो बाय बर्थ जो है वो आपकी क्या मिल जाएगी? सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है? समझ आ गया? इन डेट्स को देख लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको यही रखना है याद कि वो बॉर्न हुआ है, एवरी पर्सन जो कि बॉर्न हुआ है इंडिया में बिटवीन द 1 जुलाई 1987 टू आपका 2 दिसंबर 2004, कब हम उसको क्या कंसीडर करेंगे कि वो क्या है? आपका सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, ठीक है? तो इसको देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है, कंफ्यूजन डेट्स हैं। देखो, अब रजिस्ट्रेशन से, ठीक है, कि हम रजिस्ट्रेशन से किस तरह से सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर की जाती है बाय रजिस्ट्रेशन, कि बाय रजिस्ट्रेशन जो है हम सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। और सम ऑफ मैंडेटरी रूल्स भी हैं, क्या है आपके?
एक ऐसा पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, और बट हु हैज बीन रिजाइड ऑफ इंडिया, ठीक है, बोला है कि जो कि क्या है, एक ऐसा पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है, और हु हैज बीन रिजाइड ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर बिफोर अप्लाइंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कि या तो वो क्या कर रहा है, 7 सालों तक वो कहां पर रहता होना चाहिए, इंडिया में रहता होना चाहिए जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, यहां पर ये दिया गया है। और फिर ये बोल दिया कि अ पर्सन जो कि इंडिया का इंडियन रीजन का है, रीजन का है जो कि हु इज रेजिडेंस ऑफ एनी अदर कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, ऐसी कंट्री में रह रहा है जो कि आपकी भारत से अविभाजित नहीं है, तब भी वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपका सिटीजनशिप ले सकता है। और या तो वो मैरिड हुआ है, ठीक है, टू एन इंडियन सिटीजन में, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप के साथ इंडियन सिटीजनशिप मिली हुई है उसको, ठीक है, इंडियन सिटीजन के साथ उसकी मैरिज हुई है, तब भी, और ऑर्डिनरी वो रेजिडेंट होता होना चाहिए, मतलब वो रहता होना चाहिए इंडिया में 7 सालों तक, तब जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और या तो आपका माइनर चाइल्ड ऑफ अ पर्सन जो कि हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बाय डिसेंट वंश के आधार पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वंश के आधार पर, जैसे कि आपके पेरेंट्स, ठीक है, भले ही वो वॉर्न कहां पर हुआ है, आउटसाइड इंडिया हुआ है, लेकिन उसके फादर, ठीक है, फादर मदर या आपके फादर या आपके ग्रैंड फादर, मतलब वंशज कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, तब वो जो है वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, सिटीजनशिप के लिए जो है वो क्या कर सकता है, ले सकता है सिटीजनशिप, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा इन डेट्स को। फिर है आपका नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में क्या बोला गया है, एक पर्सन को एक्वायर की, एक पर्सन जो है वो आपका एक्वायर कर सकता है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इफ, यदि वो ही और शी इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ऑफ इंडिया फॉर द 12 ईयर, वो यदि 12 साल तक इंडिया में रह रहा है तो उस वो आपके नेचुरलाइजेशन के आधार पर ही क्या कर सकता है, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और जब वो क्या करेगा, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है, तो उसको कंप्लीट हो गए होने चाहिए आपके 11 ईयर, ठीक है, 12 मंथ की प्रोसीडिंग हो गई होनी चाहिए, और साथ ही साथ 11 मंथ जो है वो 11 ईयर जो है कंप्लीट हो, मतलब कंप्लीट आपके 12 ईयर जो है वो बताए गए, और वो फुलफिल करता हो जो भी क्वालिफिकेशन दी गई 3rd शेड्यूल में सिटीजनशिप एक्ट के तहत, तो वो क्या कर सकता है, नेचुरलाइजेशन के आधार पर जो है वो इंडिया का सिटीजन जो है वो बन सकता है, ठीक है। ये एक्ट जो है वो डज नॉट प्रोवाइड अ डुअल सिटीजनशिप और डुअल नेशनैलिटी, वो तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे इंडिया में कंसेप्ट ही नहीं है डुअल सिटीजनशिप का, डबल सिटीजनशिप वो ले सकता है 2 कंट्रीज की ओनली, और सिंगल सिटीजनशिप हमें दी जाती है, ठीक है, तो ये कंसेप्ट था। अब ये है कि इसकी जो है वो 4 टाइम अमेंडमेंट हो चुकी है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको नोट्स ब्रीफ दिए गए हैं, आप खुद से पढ़ सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब 2003 में 3 की अमेंडमेंट है, यहाँ पर भी देख लीजिएगा, यहाँ पर कुछ एक लोग थे बांग्लादेश के, ठीक है, उनको ये बोला गया था कि यदि आप जो सिटीजनशिप लेना चाहते हैं इंडिया की तो आप ले सकते हो, ठीक है, और उनको जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं कहा गया था, ठीक है, और यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब ये जो अपना लेटेस्ट जो अमेंडमेंट था उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहां तक समझ आ गया, ठीक है, या तो मैं ऐसे करूंगी, ये तो थोड़ा सा ये भी है कि मेरे प्रीवियस नोट्स पहले से बने हुए हैं, तो भी पहले मैंने बहुत डिटेल में नोट्स बनाए थे। कुछ ऐसा होता है ना कि जब आप फर्स्ट टाइम टीच करने लगते हो तो आपको जो है वो थोड़ा सा ज्यादा मटेरियल लेने की आदत हो जाती है, लेकिन अभी या मैं ऐसे कर सकती हूँ कि जो हमारे जो ये लास्ट वाली स्लाइड्स हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, कि या तो मैं उसको बिल्कुल ही कट कर दूं, ठीक है, क्या बोलते हो, बिल्कुल कट कर दूं, ठीक है, ताकि आपको रेलिवेंट जैसे कि ये डिफरेंट सिनारियो इन असम, देखो मैंने क्या मतलब बहुत डिटेल में नोट्स बना लिए थे, ठीक है। तो और ये जो सेक्शन 6A है, ठीक है, ये जो है वो सेक्शन मेड किया गया था एप्लीकेबल ओनली इन असम है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, अदरवाइज नहीं। या तो मैं क्या करूं कि बिल्कुल इनको कट कर दूं, जो जो रेलिवेंट है उसको ही डालूं, ठीक है, तो ऐसा कर दूंगी, ओके। चलो
अब डिस्कस करते हैं आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 का। तो ये अमेंडमेंट का पर्पस क्या था? टू परमिट मेंबर ऑफ सिक्स कम्युनिटी। ये जो सिक्स कम्युनिटी के मेंबर थे, जैसे कि आपका हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट, जैन, आपके पारसी और क्रिश्चियन, जो कि फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान के थे, ठीक है, जो कि आपके कॉन्टिन्यू लिव रह रहे थे, मतलब रह रहे थे कहां पर? इंडिया में, ठीक है। और इफ दे एंटर इंडिया बिफोर, और उन्होंने कब से एंटर किया है? 31 दिसंबर 2014 से पहले वो इंडिया में आ गए थे, और उसके बाद रह रहे हैं इतने सालों तक, तब जो है उनको क्या दे दी जाएगी? आपकी सिटीजनशिप दे दी जाएगी, ठीक है। उनको परमिट किया गया है, परमिशन दी गई मेंबर ऑफ सिक्स कम्युनिटीज को, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। और आप देखो कि जब ये हमारा 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, तो काफी ज्यादा न्यूज में रहा था ये। काफी ज्यादा लोग कह रहे थे कि हम बाहर के लोगों को क्यों बुलाएंगे, क्यों हम पाकिस्तान के लोगों को, क्यों हम बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के लोगों को बुलाएंगे, ठीक है। तो काफी ज्यादा ये न्यूज में रहा था, यदि किसी को याद होगा, ठीक है। तो ये इसकी सिर्फ ये कहानी थी कि हम सिटीजनशिप में अमेंडमेंट करते हैं ना। देखो, पहले जब हमने देखा कि आर्टिकल का 5th देखा, 6th देखा, 7th देखा, तो हमने ये देखा ना कि पहले कुछ एक डेट्स दी गई थी कि आप जो है वो इस पर्टिकुलर डेट से पहले आप हमारे इंडिया में आ गए हैं तो आपको सिटीजनशिप दी जाएगी। फिर हमने नेक्स्ट प्रोविजन में देखा कि कुछ और ज्यादा आपकी डेट बढ़ा दी गई थी, 1987 कर दी गई थी कि आप इस डेट से पहले आ गए हैं तो हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे। अब यहाँ पर भी यही अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट कुछ ज्यादा नहीं है, बस इतनी ही है कि यदि आप 2014 से पहले, ठीक है, 2014 से पहले आप इन सिक्स कम्युनिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इनसे लोग हमारे इंडिया में आ गए हैं, चाहे वो पाकिस्तान से आए, चाहे बांग्लादेश से आए, चाहे अफगानिस्तान से आए, तब भी जो हम क्या कर देंगे? आपको सिटीजनशिप दे देंगे। बट ये है कि इट ऑल्सो रिड्यूस्ड एंड रिक्वायर द सिटीजनशिप फॉर आपकी 11 ईयर टू द जस्ट 5 ईयर, ठीक है। ये नागरिकता की आवश्यकता को भी 11 साल से घटाकर, और इसमें जो हमने देखा था कि 5 ईयर, आपका 12 ईयर बताया था ना रजिस्ट्रेशन में लिए, कि रजिस्ट्रेशन चाहिए तो क्या होना चाहिए? 12 साल कंप्लीट होने चाहिए। और मतलब 12 साल क्या बोला कि जब से आप क्या कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दे रहे हो, उससे पहले आपके 11 साल कंप्लीट हो गए होने चाहिए। और आपको जब सिटीजनशिप दी जा रही हो, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई, तो आपके 12 मंथ उस एप्लीकेशन के भी हो गए होने चाहिए, मतलब टोटल 12 मंथ था, ठीक है। तो उसकी डेट को भी घटाकर कितना कर दिया था? 5 ईयर कर दिया था। और 2 नोटिफिकेशन को एग्जेम्प्ट किया गया था, जो कि फ्रॉम माइग्रेंट्स, फ्रॉम पासपोर्ट एक्ट और फॉरेन एक्ट, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आसाम प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द बिल। काफी ज्यादा उस टाइम बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। आपने यदि न्यूज में यदि आपने देखा होगा, ठीक है, यदि आप, जब हम कॉलेज में थे 2019 की तो बात है, ठीक है, तो यदि आपने कभी ऐसा ध्यान दिया होगा तो आपको याद होगा, काफी ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब उस टाइम काफी ज्यादा दंगे हो रहे थे। लोग कह रहे थे कि ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। बहुत ज्यादा सब लोग गवर्नमेंट को इतना भला बुरा कह रहे थे। चलो, गवर्नमेंट तो वैसे भी सुनने के लिए होती है, ठीक है। तो बस ये था कि जस्टिफिकेशन गिवन फॉर द बिल इज दैट द हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड माइनॉरिटी इन बांग्लादेश। हुआ क्या था कि जस्टिफिकेशन ये थी कि सबसे ज्यादा लोग बुद्धिस्ट और हिंदूज थे, जो कि माइनॉरिटी में थे बांग्लादेश के, ठीक है। और वहां पर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था, इसलिए वो हमारे इंडिया में आ गए थे, तो उनको सिटीजनशिप दे दी गई, ठीक है। तो उस टाइम इतना इसको लेकर थोड़ा सा प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। अब समझ आ गया है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको मैं जो है वो डिलीट कर दूंगी यहाँ से, ठीक है। ये असम, महाराष्ट्र, बहुत चीजें जो है वो पहले ना, अब तो मैंने, चलो, अब काफी ज्यादा चीजें समझ ली है कि क्या रिलेवेंट है वो ही करवाना है, ठीक है। तो अभी ठीक है ना मोहम्मद जी, मैं क्या बोल रही हूँ कि जो जो ये यहाँ पर मैंने बोला ना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं यहाँ डिलीट कर दूं ना, इसको कट कर दूं। अदरवाइज मैंने सब कुछ रहने दिया तो आपको फिर बाद में बहुत दिक्कत होगी पढ़ने के लिए। क्या बोलते हो? ठीक है,
वैसे तो कुछ भी ये ऐसा तो वेस्ट तो नहीं होता, लेकिन ये है कि टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ो, ठीक है। चलो, इतना समझ आ गया, हमने पूरा सिटीजनशिप देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन भी देख लिए, थोड़ा सा एक्ट पर भी नजर डाल ली 1955 के। अभी स्मार्ट वर्क करेंगे, हाँ स्मार्ट वर्क करेंगे, तभी तो मैं कह रही हूँ स्मार्ट वर्क करेंगे, उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट, ठीक है। आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया गया है, पार्ट 3 में दिया गया है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारा आर्टिकल 12 से लेकर 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है फंडामेंटल राइट से। और ये फंडामेंटल राइट क्या है, जिन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ भी कहा जाता है, ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और दीज ह्यूमन राइट, और ये जो है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट से भी रिलेट करते हैं, कन्फर करते हैं अपॉन द सिटीजन ऑफ इंडिया। और फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टेल दीज राइट आर इनवॉयलेबल, जैसे कि आपका राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू डिग्निटी हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, इस तरह से हमें बहुत राइट दिए गए। इन राइट्स में भी ये जो 6 राइट दिए गए ना, इसमें भी अलग अलग जो है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट सब राइट दिए गए। देखो, आर्टिकल आपका 21 था पहले, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 ए कर दिया, राइट टू एजुकेशन बना दिया। देखो, हर एक, हम बेसिकली लॉ बनाते क्यों है, हमने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया है बहुत अच्छे से, हमने एक एक कंसेप्ट को डिस्कस किया है। और देखो, हर एक चीज को दोबारा से देखिएगा, मैं कहूंगी कि जो भी आपने हमारे सेशन हो चुके हैं ना, उसको कंप्लीट देखते रहिएगा। एक कल परसों मैं एक क्वेश्चन देख रही थी यूजीसी नेट में ही, तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से ऐसे जुरिस्ट हैं, ठीक है, ये तो देखो मैंने ऐसे लिख दिया, एक हिंट की तरफ देख लीजिएगा कि कौन से ऐसे जुरिस्ट हैं जिन्होंने सोर्स और आपका सोर्स ऑफ लॉ, सोर्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस को आपका मटेरियल और फॉर्मल में जो है वो आपका डिवाइड करा हुआ है। कौन से ऐसे जुरिस्ट हैं, जल्दी से आंसर करो, आप दोनों ही जल्दी से आंसर करो, ठीक है, ललिता जी और मोहम्मद जी जल्दी से आंसर करो कि कौन से ऐसे जुरिस्ट हैं, कौन से ऐसे ऑथर हैं, कौन से ऐसे थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने अपने सोर्स ऑफ लॉ, सोर्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस को 2 टाइप में आपका मटेरियल और फॉर्मल में डिवाइड करा है, जल्दी से बताना, जल्दी से, फिर बोलते हो कि क्वेश्चन नहीं करवाती। सोर्स ऑफ, जब हमने सोर्स का टॉपिक देखा था, सोर्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, तो हमने वो चीज देखी थी। और यदि आप दोबारा से, यदि आप उस सोर्सेस वाली वीडियो को देखोगे ना, उस लेक्चर को, तो आप वहां से एकदम से आपको याद आ जाएगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जल्दी बताओ, गलत ही बता दो, कोई चक्कर नहीं है। आ रही है आवाज? आपकी नोट्स नहीं है? आपको नोट्स ही नहीं मिल रहे? ललिता जी, आपको भी नहीं मिल रहे नोट्स? अच्छा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा तो कोई चक्कर नहीं, मैं मतलब ऐसे ही आपको थोड़ा सा परेशान भी कर रही थी क्लास में, लेकिन थोड़ा सा ये बोल रही थी याद रखिएगा। लेकिन अब देखो, एक नई चीज मेरे को पता चले कि इतनी सेशन हो चुकी है, अभी तक आपने नोट्स ही नहीं लिए। बताओ, नोट्स नहीं है? ललिता जी, आपको भी नहीं मिले? तो कौन से ऐसे जुरिस्ट हैं आपके? सालमंड हैं। सालमंड ने अपने सोर्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस को, आपका मैंने सबसे पहले एक चार्ट दिया था, उसमें सबसे पहले क्या था, फॉर्मल और मटेरियल, ठीक है। तो अपने सोर्स ऑफ लॉ को सब किसने डिवाइड किया था? सालमंड ने जी, सालमंड। आपने, आप ली नोट्स, ये आप ली नोट्स में है, ये क्या लिख रहे हैं मोहम्मद जी? नोट्स नहीं लिए अभी आपने? एक बार भी नहीं देखे? एक मिनट, एक मिनट, अभी तो ना इस नेटवर्क कनेक्शन को पता नहीं क्या होता था। अब तो आपका नंबर लगाना पड़ेगा, कितना टाइम हो गया और अभी तक आपने नोट्स ही नहीं लिए, हद ही करते हैं आप लोग।
ललिता जी आपको मिल रहे हैं? देखो जल्दी जल्दी जवाब दे दिया करो, यदि आपको मैसेज पहुंच जा रहा है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी बता दिया करो, ठीक है। क्लास के बाद नोट्स ऐसा बोल रहे हो कि क्लास के बाद नोट्स पढ़ोगे? देखो ललिता जी, आपको भी नोट्स नहीं मिल रहे हैं ना? एक मिनट, मैं थोड़ा सा इस सेशन को ऑफ करने लगी हूँ, ठीक है। क्लास के बाद नोट्स पढ़े हैं, सालमंड पता था लेकिन हाँ चलो कोई बात नहीं, वो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। सालमंड पता था पर कंफर्म नहीं किया, ठीक है। ओके, ये तो बढ़िया है, ठीक है। लेकिन चेक नहीं किया मैम, प्रीवियस लेक्चर देख रही हूँ। देखो लेक्चर तो आपके अलग है, नोट्स मिल गए मैम। हाँ ये बोल रही हूँ कि नोट्स मिल रहे हैं। अभी आप ना देखो, सबसे पहले अपना ऐप ओपन करते हो ना, ये फिलर फॉर्म का, ठीक है। सबसे पहले आप ये फिलर फॉर्म का ऐप ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको आपका कोर्स मिलता है जो भी आपने लिया है, और फिर आप स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करते हो, ठीक है। फिर आप जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हो, नेक्स्ट स्क्रीन में जाते हो, तो वहां पर पूरा यहाँ दिया गया ऑप्शन कि सबसे पहले लाइव क्लास, ठीक है। फिर आपका कंटेंट, ठीक है, कंटेंट दिया गया है, आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऐसा भी कुछ दिया हुआ। लेकिन आपको नोट्स चाहिए ना, तो आप कंटेंट पर क्लिक करोगे और फिर आपको पूरा फ्री कंटेंट, ठीक है, एमसीक्यू, यदि प्रीवियस कोई नोट्स होंगे, हाँ कंटेंट वाला ऑप्शन में, हाँ कंटेंट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। फिर आपको जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट अलग अलग जो है वो आपके, ठीक है, आपको देखेंगे। यदि आप वहां पर आपको जाना है नोट्स, ठीक है, नोट्स में जाना है और नोट्स में जाके जो है अपने जो है वो नोट्स ले लेने हैं, ठीक है। यहां तक कि मैं क्या करती हूँ, बिल्कुल साफ सुथरे नोट्स बनाती हूँ। मतलब अब नोट्स पर आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा यूनिट फर्स्ट जुरिस्प्रूडेंस बाय पूजा, ठीक है। यहां पर आप क्लिक करोगे, क्लास 1 नोट्स, क्लास 2 नोट्स, और टॉपिक के साथ सब कुछ बताया गया है। तो आप भी और रिकॉर्डेड कोई भी देख रहा है तो मैं कहूंगी अभी अभी देखो कि हम लोग आप ही के लिए बैठे हुए हैं। और यदि आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, हमसे बताओ, क्लास में बताओ, ठीक है। कोई चक्कर नहीं है, क्लास में बताओगे तो मेरे को, मैं जल्दी से आपको बता दूंगी। और ललिता जी आप भी चेक करिएगा सेशंस, साथ साथ कंटेंट वाला ऑप्शन है, वहां पर आप जाएंगे तो आपको जो है बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर भी वहीं पर कंटेंट्स में मिल जाते हैं। और यदि जो है वो आप नोट्स सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर यूनिट के साथ साथ जो आपके नोट्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो नहीं देखे होंगे ना आप दोनों ने, तो देख लीजिएगा, ठीक है। कोई चक्कर नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपको नोट्स नहीं देखने या कुछ भी। चलो चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ तब तक, क्योंकि अभी तो टाइम भी हो रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। कौन से ऐसे जुरिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी, ठीक है, जिन्होंने अपनी डेफिनेशन को लाइव क्लास के ऑप्शन में रिकॉर्डेड क्लास है, हाँ तो वो कंटेंट वाले ऑप्शन पर जाना है ना आपको, कंटेंट वाला ऑप्शन देखिएगा एक बार ना। जब आप अभी तो मैं देखो ऑफ नहीं कर सकती ना इसको, वरना फिर ये हो सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप भी पता क्या करना है आपको, हाँ लाइव क्लास वाले ऑप्शन में रिकॉर्डेड क्लास है, हाँ ठीक है। तो आपको लाइव क्लास के ऑप्शन में आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपको मिलेगा कंटेंट का ऑप्शन, कंटेंट्स में आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट स्लाइड में आप स्विच हो जाओगे या उसी में आपको देखने को मिलेगा ऐसे नीचे नोट्स का लिंक भी कहीं पर, नोट्स का भी आपको आइकन कहीं पर मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे
तो नेक्स्ट आप सीधे ही जो है वो पहुंच जाओगे। यदि आपने पेपर 1 पेपर 2 जो है दोनों ही लेके रखा है, तब भी आपको मिल जाएगा पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 पर क्लिक करोगे तो पेपर 1 के नोट्स मिल जाएंगे, पेपर 2 के तो पेपर 2 के नोट्स मिल जाएंगे। चलो अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो अभी बताओ कि कौन से ऐसे जुरिस्ट हैं जिन्होंने अपनी डेफिनेशन को सेंसोरियल और एक्सपोस्टोरियल में डिवाइड किया। ठीक है, जिन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन को, ठीक है, आपका एक्सपोस्टोरियल और सेंसोरियल जो है वो बताया। एक्सपोस्टोरियल और सेंसोरियल, ठीक है, सेंसोरियल एक्सपोस्टोरियल कोई भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताओ, सेंसोरियल और एक्सपोस्टोरियल कौन से, एक्सपोजिटोरियल कौन से ज्यूरिस्ट है? जल्दी से दोनों ही आंसर करो। चलो जेरेमी बेंथम जी, बिल्कुल। लक्ष्मी जी, ललिता जी, ठीक है। अभी बताओ कि कौन से ऐसे ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने बताया है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। ठीक है, लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन या टेक्निक्स ऑफ लॉयर किसने कहा? ठीक है, कौन से जी एनालिटिकल स्कूल। देखो एनालिटिकल स्कूल में भी एक डेफिनेशन आती है जिसमें सेंसोरियल आता है, सिर्फ और सिर्फ सेंसोरियल। क्योंकि सेंसोरियल का क्या मतलब है? ठीक है, सेंसोरियल का क्या मतलब है कि लॉ एज इट इज, लॉ एज इट इज। ठीक है, लॉ एज इट इज किसने कहा है? सेंसोरियल ने कहा है। ठीक है, तो सेंसोरियल का